अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको अपने चैनल एचएके केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को आज हम करने लगे हैं, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। गुल्डबर्ग एंड वेग, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1869 में हमें एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिवर्सिबल एक्शंस किए, उनको इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने हमें ये लॉ दिया। ये जो आपका इंट्रोडक्शन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि लॉ किसने दिया था। ये हमें गुल्डबर्ग एंड वेग दो साइंटिस्ट ने दिया था और किस ईयर में दिया था? 1869 में दिया था। ठीक है जी, ये आपके एमसीक्यूज हैं। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको इसके 2-3 टर्म्स बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है हमारे पास रेट। रेट होता है स्पीड, ठीक है। और उसके अलावा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि जी आपके पास किसी एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़े तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद एक टर्म है एक्टिव मैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मैस हमारे पास होता है, हमारे पास जितनी भी किसी चीज़ की कंसंट्रेशन है उसमें से जितनी चीज़ वो रिएक्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मैस। हमारे पास एक और भी डेफिनेशन है, पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इफेक्टिवली इन अ रिएक्शन। ठीक है, कि हमारे पास एक्टिव मास हम उसको बोलते हैं कि वो किसी भी सब्सटेंस का वो पोर्शन जो उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके हमारे पास 5 मोल हैं। हमारे पास कितने मोल हैं? 5 मोल है, लेकिन रिएक्शन में कितने मोल यूज हुए? उसके सिर्फ 2 मोल यूज हुए, तो उसका एक्टिव मैस 5 मोल नहीं होगा, उसका एक्टिव मैस क्या होगा? 2 मोल होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस था, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सब्सटेंसेस थे, हाइड्रोजन भी और आयोडीन भी। ठीक है, दोनों के हमारे पास 5-5 मोल थे, लेकिन उसमें से हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन के 2 मोल यूज हुए। ठीक है, तो उसका जो 2 मोल है वो क्या कहलाएंगे? उसका एक्टिव मैस कहलाएंगे। उसका ओवरऑल हमने नहीं देखना, जो उसमें यूज होंगे हमने उसको देखना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मैस। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass। वो कहता है रेट मतलब स्पीड। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करता है, उसकी स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उसके एक्टिव मैस के। इसका क्या मतलब? हमारे पास जितना ज्यादा किसी भी चीज का एक्टिव मैस होगा, जितनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा? वो सब्सटेंस तेजी से रिएक्ट करेगा, तेजी से अपनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसका पोर्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो हमारा रिएक्शन की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे इसका मतलब प्रोडक्ट का वो नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हमारे पास जो 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनके जो एक्टिव मैस की प्रोडक्ट होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 सब्सटेंसेस है जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी। इससे हमारे पास प्रोडक्ट बननी है सी और डी। फॉर एग्जांपल, ए के मेरे पास जी कंसंट्रेशन है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन है जी मेरे पास कितनी? 3 है फॉर एग्जांपल। वो कहता है कि हमारे पास जो इनकी स्पीड होगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल 2 × 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी वो कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं 4 और यहां पे मैं लिख देता हूं 6। ठीक है, तो अब आप देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 क्या बन जाएगा? 24। यानी कि जिस तरह आपके पास इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसी तरह आपके पास जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसके एक्टिव मैस की प्रोडक्ट कम बन रही थी, ठीक है, एक्टिव मैस दोनों के कम है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या है? कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास इन दोनों की कंसंट्रेशन, इन दोनों का एक्टिव मैस बढ़ जाएगा तो उसकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। मैं इसको एक दफा दोबारा कर रहा हूँ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो कहता है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की एक्टिव मास हमारे पास जितनी ज्यादा होगी वो सब्सटेंस उतनी ही तेजी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में जो सेकंड पार्ट है इसका वो कहता है कि हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो एक्टिव मास हैं उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, जो हमारे पास सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनकी एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के इक्वल। अब उसके बाद जो एक्टिव मास है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। जो एक्टिव मास है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है जी हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, हमारे पास उसमें रिएक्टेंट्स हैं जी A प्लस बी और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, C प्लस डी। और ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी जो कंसंट्रेशंस हैं, जो इसका एक्टिव मास है उसको हमने यही पढ़ा ना अभी, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ A है उसको मैंने लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट इनटू A। इसी तरह जो B की कंसंट्रेशन है उसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट इनटू B। ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और C की कंसंट्रेशन को बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, और D की कंसंट्रेशन को बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। और इनका यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A है ये किस चीज की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट A की। ठीक है, सब्सटेंस। इसी तरह जो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B है ये किस चीज की कंसंट्रेशन है, B की। इसी तरह जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C है वो किस चीज की कंसंट्रेशन है, C की। और इसी तरह जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D है वो किस चीज की है, आपके पास D की है। अब अगर हम इसके ऊपर, इस रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, अब हमने सेम ये जो पढ़ा था ये सेम हमने इसी तरह इसके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। हमने पढ़ा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जाहिर बात है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और साथ में रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। ओके, हम करते हैं जी, यहां से हम करेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्योंकि इसके अंदर दो रिएक्शन है तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दो रिएक्शंस है ना, तो मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स ये हैं, तो इसकी जो हमारे पास एक्टिव मास है हमने वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक्टिव मास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, A है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, और B की क्या है, B। यहाँ पे हमने टर्म यूज की है प्रोडक्ट, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। बच्चे गलती से क्या करते हैं, यहाँ पे भी प्लस लिख देते हैं, तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अब मैं इसको यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इतना लंबा मुझे लिखना पड़ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे RF लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया RF यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आपको ये बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे हम दो चीजें लगाते हैं। नंबर वन, एक तो इक्वल्स लगाते हैं, इक्वल्स का साइन, और साथ में हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं KF। ठीक है, और बाद में आपके पास वो कंसंट्रेशन वैसे ही आ जाएंगी, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और इसी तरह हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी होगा, तो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ये सारा वैसे लिख लिया हमने। सिर्फ क्या किया, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन था तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे क्या लिख दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे नीचे रेट ऑफ रिएक्शन है तो मैंने क्या लिख दिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट के, यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमने किस चीज को, एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास इसकी वजह से होगा, C और D की वजह से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का साइन नहीं लगाना। ओके, अब RF हमने लगाया था फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे, तो मैं रिवर्स रिएक्शन की जगह पे RR लिख दिया। ठीक है, RR हमारे पास
इक्वल होगा किस चीज के, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करेंगे, जिसमें हमने ऊपर इक्वल्स और साथ में कोई कांस्टेंट लगाया था, इसी तरह इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब खत्म करेंगे तो हम लगाएंगे इक्वल्स, और अब क्योंकि रिवर्स रिएक्शन का है तो हम यहाँ पे लगाएंगे के आर, ठीक है। और बाकी आपके पास कंसंट्रेशन वैसी आ जाएंगी सी, और वैसी आपके पास आ जाएगी डी, ठीक है जी। ओके, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के, यानी कि क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, जिस तरह मैंने यहां पे लिखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ लिख दिया था, तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं जी आर एफ इक्वल हो जाएगा किसके, आर आर के, ठीक है। अब आर एफ की जगह पे मैं इसकी ये वाली वैल्यू लिख दूं, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे कि के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्वल का साइन वैसे ही आ गया, और आर आर की जगह पे मैं लिख रहा हूं के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले आते हैं, ये जो हमारे पास के एफ और के आर है इनको हम एक साइड पे ले आते हैं, और जो कंसंट्रेशन है इनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो के एफ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, तो अब जब के आर वहां पे मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के एफ ओवर के आर, इक्वल्स का साइन वैसे, वहां पे आपके पास कंसंट्रेशन ऊपर है सी और कंसंट्रेशन है आपके पास डी, ठीक है, ओवर, अब ए भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब के एफ ओवर के आर जो हमारे पास होता है ये इक्वल होता है के सी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। तो इसको के एफ ओवर के आर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, के सी इक्वल्स है किस चीज के, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसके बाद अब जी हमने ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आया, ठीक है। केसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब जी हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा क्यों है। लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, ये हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द एक्टिव masses of reactants and products and equilibrium constant। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है किस किस का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज का हमें रिलेशनशिप बताता है, और उसके अलावा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताता है जी। तो स्टूडेंट्स, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन इस तरह आता है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल एक्शन, कि जनरल एक्शन के लिए आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपने उसको डिराइव करना है, ठीक है। अब हमारे पास जनरल एक्शन क्या होता है, जनरल एक्शन हमारे पास ये वाला है, ठीक है। जब भी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा, आपने स्टार्ट से इंट्रोडक्शन से लेके इसको एंड तक, यानी कि जनरल एक्शन आपने इसके साथ इंक्लूड करना है। हमारे पास समटाइम्स रिएक्शंस कुछ इस तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शंस हैं जी H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं,
ठीक है। तो हमारे पास जो हमने पहले भी रिएक्शन किया उसमें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, उसमें तो सिंपल हमारे पास A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस डी था, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे। लेकिन हमारे पास अक्सर रिएक्शंस में क्या होता है, हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स, नंबर ऑफ मोल्स लगाए होते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को इसके अकॉर्डिंग हमने अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करना है, ठीक है। ओके, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its reactants। ये हमारे पास सेम वही है, सिर्फ इसमें एक चीज का इजाफा हुआ है। वो कहता है the rate of a chemical reaction is directly proportional, कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। पहले उसने वर्ड यहां पे यूज किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, मोलर कंसंट्रेशन। हमने एक्टिव मास को पढ़ा था कि एक्टिव मास क्या है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशन है। दोबारा बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, उसके रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास A और B जो है रिएक्टेंट्स हैं, तो जो इनके एक्टिव मास की प्रोडक्ट होगी, इनके एक्टिव मास को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या करना है, रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो क्या कहता है, इसकी हमने पावर बनानी है, क्या पावर बनानी है, नंबर ऑफ मोल्स। इसकी जो पावर होगी वो इक्वल होगी किस चीज के, उसके नंबर ऑफ मोल्स के। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 2HI लिखा था मैंने यहाँ पे, तो जब हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे HI। अब 2 इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको हम क्या कर देंगे, इसकी पावर बना देंगे, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, जो उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है उसकी प्रोडक्ट के, और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर की इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। जो भी हमने उसकी पावर लगानी है वो हमने किसकी इक्वल लगानी है, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर करके बता दिया, ठीक है। इन दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये जब भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनानी है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनानी है, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, देखिएगा। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स अस C एंड D। ओके, A और B हमारे पास, अब ये जाहिर बात है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमारे पास इसमें दो रिएक्शंस हो रहे होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा और साथ में रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब ये जो A B C और D जो मैंने कैपिटल लिखे हैं, ये हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। A और B सब्सटेंस है, और A के जो इतने भी नंबर ऑफ मोल्स हमने यूज किए वो हमने क्या, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल a से। इसी तरह जो B के हमने नंबर ऑफ मोल्स यूज किए वो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिए, स्मॉल b से। इसी तरह C और D के भी हमने स्मॉल c और स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जाहिर बात है पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो A और B है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। A और B आपस में रिएक्ट करेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, C और D। और ये जो स्मॉल a और ये जो स्मॉल b है, ये हमारे पास क्या है, मोल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, इनके मोल हैं। अब हम देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बनता है। हमने ये पढ़ा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने लिख ली प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। A और B ही इसमें रिएक्टेंट्स थे ना, तो मैंने A और B लिख लिया, ये सारा हमने पहले कर लिया है। अब हमने इसमें जो इजाफा करना है वो ये करना है कि जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं हमने क्या कर देना, वो हमने इसको उसकी पावर बना देना है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, A थे। अब A की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा हमने क्या कर देना, उसको उसकी पावर लिख देना है। इसी तरह B की पावर, B के मोल्स क्या थे, स्मॉल b था, तो वो हमने क्या कर देना है, इसकी पावर बना देना है। बस हमने एक ये काम न्यू करना है कि जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं हमने क्या करना है, उसको हमने उसकी पावर बना देना है। इसी तरह अब हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो KF अब यहाँ पे भी हमने क्या कर देना, जो उसकी पावर थी वो हमने यहाँ पे इसके ऊपर लिख देनी है।
ठीक है। इसी तरह जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो उसके अंदर सी और डी हमारे पास, अब जाहिर बात है यहाँ से रिएक्शन उधर को जाएगा तो रिएक्टेंट्स ये होंगे, प्रोडक्ट्स ये होंगे, तो सी और डी जो है वो एज अ रिएक्टेंट्स वर्क करेंगे यहाँ पे। और जो स्मॉल सी और स्मॉल डी था, ये क्या था हमारे पास, इनके नंबर ऑफ मोल्स थे। इनको हम क्या करेंगे, जब हम करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट सी और डी, और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हमने कहाँ पे लिख देना है, इसके ऊपर। ये देखें सारा आपका पीछे वाला ही है, सेम है, सिर्फ हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये मोलर कंसंट्रेट, ये जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसका हमने इजाफा कर देना है। ठीक है। इसी तरह जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया तो इक्वल्स और के आर, और ये आपके पास सी और ये इसका स्मॉल डी वैसे ही आ जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स थे। अब यहाँ पे के एफ हमने ये यूज किया, यहाँ पे के एफ, और यहाँ पे हमने यूज किया के आर। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के एफ हमारे लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो हमारे पास के आर है ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। इसी तरह एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होगी तो आपको पता है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि आर एफ इक्वल होता है किस चीज के, आर के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है। तो अब आर एफ की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसी तरह आर की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो कर देते हैं जी, आर एफ की जगह पे हमने पुट कर दी वैल्यू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इक्वल्स टू, अब मैं आर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और डी की पावर डी। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे लेके आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उनको हम दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। हमारे पास के एफ ऑलरेडी यहाँ पे है, के आर वहां पे मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स आपका वैसे आ गया, आपके पास ऊपर वाली कंसंट्रेशन हम वैसे लिख देते हैं, सी की पावर सी और डी की पावर डी ओवर, अब ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जा क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, जिसको हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक। इसी तरह जी के एफ ओवर के आर हमारे पास इक्वल होता है किस चीज के जी, के सी के, तो ये हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और डी की पावर डी ओवर ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये जी हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गई किस चीज की, जनरल रिएक्शन की। यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इसके अलावा जी हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम वो भी अभी कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें ये जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकालना है ये हमें एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, हमें वो एक करेक्शन दे देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक इक्वेशन है N2 प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मिलके क्या बनाते हैं 2NO। ठीक है जी। अब वो कहता है कि अब आप क्या करें, इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाएं। एक्सप्रेशन बनाते हैं जी Kc। अब हमें पता है कि ऊपर हम क्या रखते थे, प्रोडक्ट्स रखते हैं। अब हमें पता है कि ऊपर हम क्या रखते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं। ठीक है। ये सी डी हमारे पास क्या थी, प्रोडक्ट्स थी। ठीक है। और ए भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो ऊपर हमने क्या रखना है, प्रोडक्ट्स को रखना है। ऊपर प्रोडक्ट हमारे पास ये बन रही है कंसंट्रेशन ऑफ NO, जो 2 इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, हम क्या कर देंगे इसको उसकी पावर बना देंगे। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि ये वाला प्लस यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर में, नहीं, ये प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे प्लस नहीं लिखना। ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गई इस रिएक्शन की। एक्सप्रेशन एक और एग्जांपल दी हुई है, वो है N2 प्लस 3H2। ठीक है। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये मिलके हमें क्या बनाता है 2NH3। ठीक है। तो इसकी जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हम इसको कैसे करेंगे जी, ये हमारे पास Kc, ऊपर क्या आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी और नीचे हमारे पास क्या आनी है, रिएक्टेंट्स आना है। तो प्रोडक्ट्स क्या है जी, इसकी NH3 है,
जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हमने क्या कर दिया, उसकी पावर बना दिया। इसी तरह ये आएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब ये जो 3 है इसके नंबर ऑफ मोल है, इसको हम क्या कर देंगे, इसकी पावर बना देंगे। हमारे पास क्या आ गया, इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर किसी किस्म के भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।